हे गाइस, माय नेम इज़ हर्ष और आप देख रहे हैं चैनल गुरुकुल। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाए। तो हमने लास्ट हमारे जो वीडियो थे उसमें हमने पढ़ा था लीडरशिप एज अ कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया था और समझने की कोशिश की थी कि वो क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है उसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्यों होना चाहिए लीडरशिप मैनेजमेंट में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसकी जो थ्योरीज हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट, अलग अलग थ्योरीज उन्होंने दी हैं, बहुत सारी हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये हमारी कुछ थ्योरीज हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो इनको हम दो पार्ट्स में पढ़ेंगे, जो मार्क्ड है, हाईलाइटेड है, वो आज हम कवर करेंगे। ठीक है ना। तो एक थोड़ा सा मैं आपको स्टार्ट करने से पहले आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ कि लीडरशिप में बेसिक एक फंडा क्या है उसका। ठीक है ना। लीडरशिप में दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट होता है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कंप्लीट करना होता है, और सेकंड हमारा एलिमेंट है कि जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, तो लीडर के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है ना। एज अ लीडर उसे ऑब्जेक्टिव भी पूरा करना पड़ता है और उसे लोगों को भी साथ में लेके चलना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये दोनों कहीं ना कहीं आपको इन सारी जो थ्योरीज हैं उनमें दिखेंगे। ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो थ्योरीज हैं इन दोनों का ही प्रपोर्शन है। ठीक है ना। कहीं कंसर्न ज़्यादा हो जाएगा लोगों का, कहीं आपका जो ऑब्जेक्टिव है उस पर पूरा ध्यान हो जाएगा, लोगों का ध्यान नहीं होगा, कहीं मिक्सचर होगा दोनों का। तो हमने कई सारी स्टाइल्स पढ़ी, उसमें भी यही था कि जैसे हमारी जो फर्स्ट है वो ऑटोक्रेटिक है, उसमें आपका कोई कंसर्न नहीं है लोगों का, कोई मतलब ह्यूमन फैक्टर उसमें अवॉइड किया गया है और उसमें फोकस रखा गया है पूरा ऑब्जेक्टिव पे। और हमारी ऐसे ही उसके वाइस वर्सा हमारी जो अलग थ्योरी है वो है लेसफेयर, जिसमें कि पूरा ध्यान जो है लोगों को फ्रीडम दी गई है, उनके व्यूज़ सजेशंस लिए गए हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुपरवाइज नहीं किया गया है। तो ये अलग तरह की है। फिर डेमोक्रेटिक है, उसमें दोनों का एक मिक्सचर है। तो इसी तरह का आपको आगे जो हमारी जो थ्योरीज आने वाली हैं उसमें कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें हैं, बट मे बी इन अ डिफरेंट मैनर। तो कोर क्रक्स जो है वो लीडरशिप का वो ये है। ठीक है ना। जो मैंने अभी आपको बताया कि ये दो चीज़ें हैं, इन्हीं दो चीज़ों से रिलेटेड जो थ्योरीज हैं उनमें चीज़ें होंगी। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली थ्योरी है वो है ब्लेक एंड माउंटेन्स मैनेजरियल ग्रिड। तो ये एक ग्रिड है, जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में दिया गया है। तो ये किसने दी थी? ये दी थी हमारी रॉबर्ट ब्लेक एंड जेन माउंटेन ने 1960s में। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था जिसे हम लीडरशिप ग्रिड भी कहते हैं। ठीक है ना। तो इसमें दो डायमेंशंस हैं, दो एक्सिस पे दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक एक्सिस पे आपका देखिए यहाँ पे कंसर्न ऑफ पीपल है। ठीक है ना। और आपका कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन है। ठीक है ना। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये 9x9 की एक ग्रिड है। ठीक है ना। और इस ग्रिड में आपको 5 पॉइंट्स हैं जो आपको एज अ मेन लीडरशिप स्टाइल आप देखोगे कि इसमें अलग अलग तरीके की स्टाइल उन्होंने डिस्क्राइब करी है। ठीक है ना। तो फर्स्ट हम देखते हैं, हमारी जो फर्स्ट है वो है इम्पावरिस्ट मैनेजमेंट। ठीक है ना। तो इसमें क्या आता है, ये 1 by 1 में है। ये कहाँ है? आपकी सबसे लो लेवल पे है। इसमें कंसर्न भी लो है पीपल का और प्रोडक्शन का, दोनों का ही लो है। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि मैनेजर जो है वो कंसर्न नहीं है कुछ भी, उसको कोई कंसर्न नहीं है, ना लोगों का कंसर्न है ना प्रोडक्शन का कंसर्न है, वो तो अपना मजा ले रहा है, उसे कोई चिंता नहीं है। वो लीडरशिप एक्चुअली वो कर ही नहीं रहा है। ठीक है ना। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। सो मेजरली ये क्या है, बहुत ही क्योटिक पोजीशन हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। उसमें बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि ना ही आप जो है ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रोल कर रहे हो, ना ही आप जो है लोगों को कंट्रोल कर रहे हो।
तो सब अपने मन से चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट और ये किसी तरह की मैनेजमेंट ये है ही नहीं, ठीक है ना, देयर इज़ नो मैनेजमेंट हियर। फिर आता है आपका टास्क मैनेजमेंट। तो टास्क मैनेजमेंट देखिए, आपने बोला कि 9 और 1, तो 9 और 1 में देखिए कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन तो हाई है, बस पीपल का जो कंसर्न है वो लो है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो लीडरशिप है, यू कैन से इट इज़ मोर लाइक एन ऑटोक्रेटिक काइंड ऑफ एन लीडरशिप स्टाइल, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखा भी है द स्टाइल इज बेस्ड ऑन थ्योरी एक्स ऑफ मैकग्रेगर। आई होप आपको याद आया होगा जो हमने पढ़ाया था पहले आपको। थ्योरी एक्स में ये कहा गया था कि जो लोग हैं वो काम नहीं करना चाहते, आलसी हैं और ये सारी चीज़ें कहीं गई थी और उनको जो है सुपरवाइज करना ज़रूरी है। तो ये सारी कॉन्सेप्ट जो है मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स में दिए थे और यही जो है स्टाइल जो है इस टीम टास्क मैनेजमेंट में हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो इसमें भी यही होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के लिए तो पूरा फोकस है, बट आप जो है लोगों को एलिमिनेट कर दे रहे हैं या कहीं ना कहीं उनका कोई भी ध्यान नहीं है आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए यही होता है कि सच अ स्टाइल कैन डेफिनेटली इंक्रीज द आउटपुट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट रन, बट ड्यू टू स्ट्रिक्ट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हाई लेबर टर्नओवर इज इनएविटेबल। जैसे हमने कहा था ऑटोक्रेटिक में भी क्या होता है कि टर्नओवर बढ़ जाता है, आपको लोग छोड़ के चले जाते हैं या एब्सेंटिज्म बढ़ जाता है। तो इसमें भी आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर आपका आता है, हमने देखा था मिडिल रोड। मिडिल रोड आपकी बीच में आती है। बीच में मतलब कि आपका जो है ना ही आपका बहुत कंसर्न आपका है प्रोडक्शन का, ना ही आपका एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट हो गया आपका, ठीक है ना। तो इसको मिडिल रोड भी कहते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, दिस इज बेसिकली अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टाइल वेयर इन द लीडर ट्राइज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन गोल्स एंड नीड्स ऑफ द पीपल। तो एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कहीं ना कहीं आपके जो लीडर्स हैं, और वो ये मानते हैं कि दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, लोगों का ध्यान रखना भी इम्पॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो अचीव करना भी इम्पॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक और एक डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वो क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका कंट्री क्लब जो कि 1 और 9 है, जो कि यहाँ पे है, जिसमें कंसर्न ऑफ पीपल तो हाई है बट आपका कंसर्न ऑफ प्रोडक्शन इज लो। सो इसमें क्या कहना चाहते हैं कि ये इसमें आप बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट है और आप छोड़ देते हो लोगों को, क्योंकि लोग जो है सेल्फ मोटिवेटेड है। इसे हम कह सकते हैं लेस फेयर की तरह कह सकते हैं कि हमारा जो लीडरशिप स्टाइल है वो कहीं ना कहीं एक फ्रेंडली है। आप सजेशंस भी लोगों से लेते हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा सुपरविजन नहीं रहता है, ठीक है ना। एक उनको छोड़ देते हैं आप, कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शन आप नहीं देते हो, आप उनके लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो लीडर होता है उसका रोल ये रहता है कि वो लोगों को इन्वॉल्व रखे, लोगों को फ्रेंडली एनवायरनमेंट दे, कंफर्टेबल उनको फील कराए, ठीक है ना, ताकि वो मोटिवेट हो और वो खुद ही अच्छे से काम करें ताकि ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो जाए। तो वो ऑब्जेक्टिव्स को कंट्रोल नहीं करता है, वो लोगों को ज़्यादा फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है जिसके थ्रू वो गोल्स अचीव करने की कोशिश करता है, ठीक है। हमारा फिर नेक्स्ट है हमारा 9x9, जिसको हम कहते हैं टीम मैनेजमेंट। तो टीम मैनेजमेंट इसमें क्या है, इसमें आपकी प्रोडक्टिविटी जो आपका कंसर्न है वो भी हाई है, ठीक है ना, प्रोडक्शन पे, और जो आपका लोगों पे कंसर्न है वो भी हाई। तो दोनों तरह की बहुत ही ज़्यादा कमिटेड और बहुत ही ज़्यादा एंगेज काइंड ऑफ एन लीडरशिप स्टाइल है ये, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों का आपका ध्यान रखना पड़ता है, आपको सुपरविजन भी करना है, आपको जो है कहीं ना कहीं आपको लोगों के ऊपर भी ध्यान देना है। तो बहुत ही टाइम टेकिंग, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग ये जो है आपके ये स्टाइल है, ठीक है ना। तो देखिए द लीडर फील्स दैट एम्पावरमेंट, कमिटमेंट, ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट आर द की एलिमेंट्स इन क्रिएटिंग अ टीम एटमॉस्फेयर विच विल ऑटोमेटिकली रिजल्ट इन हाई एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है ना।
तो कहीं ना कहीं ये दोनों का मेल ये रखते हैं कि फोकस भी है इनका, प्रोडक्शन पे भी फोकस है और इनका जो है लोगों पे भी फोकस है, ठीक है ना। इससे रिलेट किया गया है थ्योरी वाई, मैकग्रेगर की जो थ्योरी वाई है उससे हम रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये थी हमारी फर्स्ट थ्योरी, ठीक है। अब आती है हमारी सेकंड जो हमारी थ्योरी है वो है हाउसेस पाथ गोल थ्योरी, ठीक है ना। अब ये जो है ये दी थी रॉबर्ट हाउस ने, और इसमें बात होती है जनरली एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो कि हम मोटिवेशन जब पढ़ेंगे तब हम आपको और डिटेल में इसको समझाएंगे। पर इसका जो कोर क्रक्स मैं आपको बताता हूँ इसमें ये होता है कि द लीडर help group members in attaining rewards by clarifying the path to goals and removing obstacles to परफॉर्मेंस। तो इसमें जो लीडर का रोल होता है वो कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है, और ये एक तरह से सर्वेंट लीडरशिप आपको अगर मैं बताऊं तो सर्वेंट लीडरशिप इज़ लाइक अ कोच, जो हमने पढ़ा था। तो कोच जो है वो आपका एज अ फैसिलिटेटर काम करता है, जो सबॉर्डिनेट्स को जो है समझाता है कि आपके अंदर क्या वीकनेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, कैसे आप कर सकते हो चीज़ों पे, बट उसको फ्रीडम पूरी देता है, पूरी उस पर जो है ट्रस्ट उसका रहता है। और उनके जो ऑब्जेक्टिव है वो है उनके जो ऑब्स्ट्रैकल्स आ रहे हैं परफॉर्मेंस में उसको हटाना, ठीक है। उनका जो मेन रोल होता है वो यही होता है कि मोर फोकस ऑन दी ऑब्स्ट्रैकल्स रिमूविंग, ठीक है ना। तो ये फोकस है। इसमें देखिए डायग्राम में हमने 4 चीज़ देखी है, 4 चीज़ों का अलग अलग इसका रोल है ना। तो इसका बेसिकली पहले तो हम पढ़ते हैं लीडर्स की जो बिहेवियर होता है। इसमें 4 चीज़ें हैं, देखिए लीडर बिहेवियर, एम्प्लॉय कॉन्टिजेंसीज, लीडर इफेक्टिवनेस और एनवायरमेंटल कॉन्टिजेंसीज मतलब कि जो अनसर्टेनिटी है या कोई चीज़ जो है हमें पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है ना। तो इनका ये कहना है कि लीडर और एम्प्लॉय के बीच में एक बिहेवियर, जो लीडरशिप का जो बिहेवियर है वो उनके जो उनके ऑब्स्टेकल्स आते हैं उसको हटाने के लिए वो काम करते हैं, ठीक है ना। उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए जो लीडर्स हैं वो काम करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे फोकस हमारा सबॉर्डिनेट्स पे है, ठीक है ना। तो लिखा है देखिए, अकॉर्डिंग टू हाउसेस पाथ गोल थ्योरी अ लीडर्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन सेवरल एम्प्लॉयज एंड एनवायरमेंटल कंटीजेंसीज फैक्टर एंड सर्टेन लीडरशिप स्टाइल्स। तो ये कह रहे हैं कि इसकी जो इफेक्टिवनेस है, लीडर की इफेक्टिवनेस, वो डिपेंड करेगी इन तीनों पे, ठीक है। तो इफेक्टिवनेस कैसे आएगी, इन तीनों फैक्टर्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। देखते हैं लीडरशिप की स्टाइल्स कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है डायरेक्टिव मतलब क्या होता है कि एक डायरेक्शन देना। लीडर जो है वो डायरेक्शन दे रहा है आपको कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है, वो स्टैंडर्ड मीट हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको गाइड करता है एज अ गाइडेंस। फिर आता है सपोर्टिव। द लीडर इज फ्रेंडली टुवर्ड सबॉर्डिनेट एंड डिस्प्लेज पर्सनल कंसर्न फॉर देयर नीड्स। अब क्या है, कहीं ना कहीं एक जो ह्यूमन नीड्स है वो भी आ गई इसमें, और आपकी जो वेलबींग है उसका आपका ख्याल रखता है। तो जो पहला था वो है टास्क ओरिएंटेड, आप देखो यहाँ पे, और जो दूसरा है वो पीपल ओरिएंटेड है। तो कहीं ना कहीं एक पीपल ओरिएंटेशन आपका जो है इस लीडरशिप में स्टाइल में आता है, ठीक है। फिर आता है आपका पार्टिसिपेटिव क्या है कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग में आप जो है अपने सबॉर्डिनेट्स को इन्वॉल्व करते हो, आप उनको जो है उनसे सजेशंस लेते हो। तो द लीडर बिलीव्स इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग एंड शेयर्स इंफॉर्मेशन विद सबॉर्डिनेट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है होती हैं इसमें, ठीक है। फिर आपका होता है अचीवमेंट ओरिएंटेड। The leader sets challenging goals and encourages employees to reach their peak performance. The leaders believe that employees are responsible enough to accomplish challenging goals.
अब ये अचीवमेंट ओरिएंटेड में जो है वो कहीं ना कहीं एक चैलेंज उनको देते हैं। जो लीडरशिप स्टाइल है इसमें क्या है कि आपको जो है मोटिवेट किया जाता है कि आपको ये टारगेट अचीव करना है, और वो क्या है, वो ट्रस्ट फैक्टर आता है कहीं ना कहीं आपके लीडरशिप स्टाइल में। यू ट्रस्ट पीपल कि ये जो है चैलेंजिंग जॉब्स कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आप सुपरविजन नहीं करते हो, उनको एनकरेज करते हो, मोटिवेट करते हो, ठीक है ना। तो ये हमारी थी 4 स्टाइल्स। और इसमें देखिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये तो आपकी हो गई, लीडर का बिहेवियर हो गया। अब इन बिहेवियर को आप कैसे आप करोगे, हर बिहेवियर जो है अलग अलग जगह पे काम करता है, ठीक है ना। आपके जो एम्प्लॉय कॉन्टिजेंसी है वो स्किल्स और एक्सपीरियंस है। देखिए लोगों के हिसाब से पता चलेगा, जैसे हमने कहा कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनस्किल्ड हैं, तो उनके लिए कुछ और होगा, उनके लिए मे बी डायरेक्टिव आपका बिहेवियर होगा, लीडर का जो बिहेवियर होना चाहिए। आपके अगर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सपीरियंस्ड हैं, वो उनका जो वो वेल सेटल्ड हैं, वो स्किल्ड हैं, तो मे बी कहीं ना कहीं आपका अचीवमेंट ओरिएंटेड होगा, है ना। सेमी स्किल्ड है तो प्रपोर्शन जो है उसका वो क्या रहेगा, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका जो लीडर बिहेवियर है वो क्या रहेगा, ठीक है ना। सेम गोज विथ एनवायरमेंटल कॉन्टिजेंसीज, ठीक है ना। टास्क जो आपका स्ट्रक्चर है या टीम डायनेमिक्स है, टीम सपोर्टिव है कि नहीं सपोर्टिव है, आपके जो टास्क है वो कैसा है, वो मेंटल टास्क है, वो फिजिकल टास्क है, वो किस तरह का टास्क है, वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी जो बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, लीडर का बिहेवियर, ठीक है ना। तो इन तीनों चीज़ों का आप मिक्सचर जब आप करोगे तब आपकी जो है लीडर की इफेक्टिवनेस आपकी आएगी, ठीक है ना। तब आपका जो है एक सही उसमें से निकल के आएगा कि क्या सही तरीका है हैंडल करने का, ठीक है ना। तो ये इन्होंने दिया था कि ये तीनों फैक्टर्स हैं जो कि लीडर्स जो इफेक्टिवनेस है उसको डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये थी हमारी सेकेंड थ्योरी। अब आते हैं हम लोग तीसरी हमारी जो थ्योरी है वो ये कहती है कि ग्रेट मैन थ्योरी ये कहती है कि जो लीडर्स हैं दे आर बॉर्न नॉट मेड। देखिए यहाँ पे अजम्पशंस है, इसमें क्रक्स यही दिया हुआ है, पूरा क्रक्स जो है यही है कि द लीडर्स आर बॉर्न एंड नॉट मेड एंड पोजेस सर्टेन ट्रेड्स विच वर इनहेरिटेड। ये कहते हैं कि जो ग्रेट मैन जो हैं वो दे आर बॉर्न, तो वो जन्म से ही होते हैं, उनके अंदर शुरू से ही कुछ क्वालिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि उनको एज अ लीडर डेवलप होते हैं वो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है द ग्रेट मैन थ्योरीज ऑफ लीडर स्टेट्स दैट सम पीपल आर बॉर्न विद द नेसेसरी एट्रीब्यूट्स दैट सेट देम अपार्ट फ्रॉम द अदर्स एंड देयर दैट दीज ट्रेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर अज्यूमिंग पोजीशन ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो ये कहते हैं कि जो लोग हैं उनके अंदर पहले से जन्म से ही ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिनसे वो डेवलप होते हैं एज अ लीडर, ठीक है ना। और उनकी जो पोजीशन है वो उसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। अ लीडर इज़ अ हीरो हु अकम्प्लिशेस गोल्स अगेंस्ट ऑल ऑड्स फॉर हिज फॉलोअर्स। तो एक जैसे हीरो की एक मेंटालिटी है कि ये अराइज करेंगे ऑल विथ ऑल ऑड्स, जो है कोई भी सिचुएशन होगी दे विल अकम्प्लिश देयर गोल्स। तो इस तरह की ये थ्योरी है जो बहुत ही एंशिएंट है, 19th सेंचुरी में ये डेवलप हुई थी, ठीक है ना। हमारे हिस्टोरियन है थॉमस कार्लाइल, ठीक है ना, इन्होंने बोली थी कि ये थ्योरी जो है वो इसमें ग्रेट मैन आर बॉर्न, ठीक है ना। और सेकेंड अजम्पशन है ग्रेट लीडर्स कैन अराइज व्हेन देयर इज़ अ ग्रेट नीड। तो ज़रूरत के टाइम जो है लीडर्स जो है खुद ही आगे आते हैं। जैसे हम इसका एक एग्जाम्पल इसमें देते हैं कि जो गांधी जी थे ही वॉज द बॉर्न लीडर, तो उनके अंदर वो क्वालिटी थी पहले से ही, जन्म से ही, ठीक है। तो ये हमारी ग्रेट मैन थ्योरी कहती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी क्या कहती है? ट्रेड थ्योरी ये कहती है कि हमारे जो लीडर्स होते हैं
दे हैव सर्टेन ट्रेड्स, मतलब जो है एबिलिटीज होती हैं उनके अंदर. जैसे सच लीडर डेफिनेटली हैव इंटरेस्ट, एबिलिटीज एंड पर्सनालिटी ट्रेड्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द लेस इफेक्टिव लीडर्स. तो लीडर्स को ये कहते हैं कि लीडर्स जो है सक्सेसफुल लीडर्स भी होते हैं, अनसक्सेसफुल लीडर्स भी होते हैं. बट जो सक्सेसफुल लीडर्स होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं, कुछ ऐसी एबिलिटीज़ होती हैं जिनको हम ट्रेट कहते हैं, जो कि उनको डिफ्रेंशिएट करती है बाकी लोगों से. ठीक है ना. और ये ट्रेट्स जो है उनके अंदर डेवलप होती हैं. ठीक है ना. तो वो ट्रेट्स कौन सी हैं कि जैसे अचीवमेंट ड्राइव, जिसमें हाई लेवल ऑफ एफर्ट, हाई लेवल ऑफ एम्बिशन, एनर्जी है, इनिशिएटिव है, लीडरशिप मोटिवेशन है, एंड इंटेंस डिजायर टू लीड अदर्स टू रीच शेयर्ड गोल्स. ठीक है ना. ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉग्निटिव एबिलिटी. ठीक है ना. और नॉलेज ऑफ बिजनेस, इमोशनल मैच्योरिटी. तो ये सारे जो ट्रेड्स इसमें हम देख सकते हैं, ये सारे ट्रेड्स जो आपके सक्सेसफुल जो लीडर होता है उसके अंदर होते हैं. ये इस थ्योरी में कहा गया है कि आप जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, जो सक्सेस और फेलियर, जो अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल लीडर थे, इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया तो ये पाया कि जो सक्सेसफुल लोग थे उसके अंदर कुछ अलग से क्वालिटीज़ थी जिनको हम ट्रेड कहते हैं. तो उन्होंने कहा कि ये लीडर्स जो होते हैं उनके अंदर एक अलग ही क्वालिटी होती है. ठीक है ना. जिसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल होते हैं. ठीक है ना. ये ट्रेड थ्योरी थी. ये आपकी जिसे कि जो कंडक्ट हुए थे, जो रिसर्चेस कंडक्ट हुए थे, वो लास्ट 3 डेकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी. ठीक है ना. जैसे 1970 से लेके 2000 तक जो है ये कंडक्ट की गई थी और उसके हिसाब से ये थ्योरी डेवलप की गई. अब हमारी नेक्स्ट आती है लीडरशिप मेंबर एक्सचेंज थ्योरी. ठीक है ना. ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा आप डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको. तो बेसिकली लीडरशिप मेंबर एक्सचेंज थ्योरी एक क्रक्स इसका ये है, ये कहते हैं कि जो लीडर होते हैं वो अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं वो ऑटोमेटिकली. ठीक है ना. जैसे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लीडर्स फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स विथ वेरियस ग्रुप ऑफ सबॉर्डिनेट्स. तो अलग अलग लोगों के साथ, जो अपने सबॉर्डिनेट्स हैं उनके साथ उनका अलग रिलेशनशिप बनता है. ठीक है ना. जैसे 2 ग्रुप होते हैं इसमें, इन ग्रुप और आउट ग्रुप. इन ग्रुप वो होते हैं जिनको लीडर जो है फेवर करते हैं और वो अपने मन से जो है वो अपने तरीके से ढल जाते हैं, लीडर के साथ मिक्स हो जाते हैं और उनको जो है सारी जो ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज हैं उनका एक्सेस होता है, सारे फेवरिज्म मिलता है उनको. बट जो आउट ग्रुप होते हैं वो लीडर के फेवर नहीं मिलता है, उनको जो है वो वैल्यू नहीं करते हैं, उतना उनको फेवर नहीं करते हैं जो लीडर्स होते हैं. ठीक है ना. तो लीडर्स डिस्टिंग्विश बिटवीन द इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप मेंबर्स ऑन द बेसिस ऑफ परसीव्ड सिमिलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स. अब देखिए ये कैसे होता है, जो आपके जो ग्रुप बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं. आपके पर्सनालिटी है, जेंडर है, एज है, आपके कोई सिमिलर कॉमन आपके गोल्स हैं जो कि है ना, कॉमन ट्रेट्स हैं आपके, कॉमन बिहेवियर है. उस तरह से एक ये ग्रुप बन जाते हैं लीडर के साथ. ठीक है ना. लीडर के जो क्लोज हो जाते हैं, ठीक है ना, वो इन ग्रुप में हो जाते हैं और बाकी लोग जो है आउट ग्रुप में हो जाते हैं, वो किनारे हो जाते हैं. ठीक है ना. ऐसा जनरली कई जगह होता है. ठीक है ना. अ फॉलोअर मे ऑल्सो बी ग्रांटेड एन इन ग्रुप स्टेटस इफ द लीडर बिलीव्स दैट पर्सन टू स्पेशली कॉम्पिटेंट एट परफॉर्मिंग हिज और हर जॉब. ये कह रहा है कि जो फॉलोअर है, जो ग्रुप में है, वो इन ग्रुप आ भी सकता है अगर वो उसका जो परफॉर्मेंस है जॉब में वो अच्छा हो जाए तो भी वो इन ग्रुप में आ सकता है. ठीक है ना. एक तो तरीका है कि जो लोग हैं वो उनके कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए, सोशली वो इन्वॉल्व हो जाए लीडर के साथ.
या तो आप जो है परफॉर्म अच्छा करोगे तो आपको जो है लीडर जो है आपको पूछेगा, आपको फेवर करेगा, ठीक है ना। या तो भैया काम करो या चापलूसी करो, इस टाइप का ये जो है ये थ्योरी आपको बता रही है, ठीक है ना। ये जो रिलेशनशिप है इसके तीन स्टेजेस होते हैं। वो 3 स्टेजेस क्या है? पहले होता है रोल टेकिंग, मतलब when a new member joins the organization, the leader assesses the talent and abilities of the member and offers them opportunities to demonstrate their capabilities. पहले वो टास्क देता है सबको, ठीक है ना। जो लीडर होता है वो आपको असेस करेगा आपकी टैलेंट के हिसाब से, आपको जो है आपके कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। फिर आता है रोल मेकिंग। एन इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड नेगोशिएशन ऑन वर्क रिलेटेड फैक्टर्स टेक्स प्लेस बिटवीन द लीडर एंड द मेंबर. A member who is similar to the leader is more likely to succeed. A betrayal by the member at this stage may result him being relegated to out of the group. तो ये कह रहे हैं कि एक फॉर्मल हो गया एनवायरनमेंट, आपने रोल लिया, वो डेमोन्स्ट्रेट किया, आपने परफॉर्म अच्छा कर लिया, ठीक है ना, तो आप नज़र में आ गए लीडर की। और रोल मेकिंग में क्या होता है? एक इनफॉर्मल सा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। कई ऑर्गेनाइजेशन में जो है इनफॉर्मल ग्रुप्स होता ही है, जो कि लीडर के साथ जो आपका बॉस होता है, आप उससे जो है एक सोशल एनवायरनमेंट बनाना चाहते हो, कोई आप उनसे जो है एक इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हो, ठीक है ना। आप उनसे जो है सिमिलैरिटीज़ मिलाते हो, मे बी वो आपके शहर का हो, आपके राज्य का हो, आपके कॉलेज का हो, इस टाइप की जो है वो एक इनफॉर्मल सा फैक्टर्स जो हैं वो रोल में आते हैं और आप उनसे जो है एक फैमिलियरिटी हो जाती है, तो वो आपके जो है एक ग्रुप में आ जाते हैं जो कि लीडर के अंडर है, ठीक है ना। तो आप उनके जो है ट्रस्ट एरिया में आ जाते हो, ठीक है ना। तो रोल मेकिंग में इनफॉर्मल सा फैक्टर होता है और रोल टेकिंग में जो है एक फॉर्मल आपको जो है अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप परफॉर्म करो। फिर होता है रूटनाइजेशन। फिर क्या होता है? ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज routines between team members and their managers are established in group. Team members work hard to maintain the good opinion of their managers by showing trust, respect, empathy, patience and persistence. तो इसमें क्या होता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, एक जो है अपने मैनेजर्स को जो है ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, और ठीक है ना, इस तरह से वो एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपका लीडरशिप मेंबर एक्सचेंज थ्योरी हम कह सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो क्या हम इसमें कह सकते हैं, इसमें 2-3 चीज़ें थी मेन, जो कि इसमें 2 ग्रुप बन जाते हैं, ठीक है ना, इन ग्रुप और आउट ग्रुप। इन ग्रुप वो होता है जो कि फेवर करते हैं लीडर, ठीक है ना। आउट ग्रुप जो है उनको फेवर नहीं मिलता है। फिर जो आपके लीडर्स होते हैं वो डिस्टिंग्विश किस हिसाब से करते हैं? आपके कोई कॉमन एरियाज हो सकते हैं, आपका कॉलेज, आपका एज, आपका जेंडर, आपकी पर्सनालिटी में उनको कुछ पसंद आ सकता है, उसके हिसाब से वो ग्रुप बना देते हैं। फिर आप जो है 3 तरीके से 3 प्रोसेस होते हैं जिससे होता है। पहले आपको रोल दिया जाता है जो कि फॉर्मल एनवायरनमेंट में होता है, और आपको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप डेमोन्स्ट्रेट करो अपनी एबिलिटी। फिर आप जो है एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट भी होता है जिसमें कि आप सिमिलैरिटी आप जो है दिखाते हो अपनी, और आपके सामने जो बॉसेस हैं उनसे कोई रिलेशन बनाना चाहते हो इनफॉर्मल टाइप का, ठीक है ना। उससे आप जो है उनके ट्रस्ट फैक्टर में, ट्रस्ट एरिया में आ जाते हो, ट्रस्ट सर्कल में आ जाते हो। फिर रूटनाइजेशन मतलब कि नॉर्मल सब करने की कोशिश करते हैं, सब लोगों को मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है यार, ये इन ग्रुप हो गए, आउट ग्रुप हो गए, बस अब तो काम चलाना ही है, मैं क्योंकि मैनेजर है तो यू हैव टू रेस्पेक्ट हिम एंड यू हैव टू वर्क एज अ टीम मेंबर, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपकी ओवरऑल लीडरशिप मेंबर एक्सचेंज थ्योरी है। अब आज की हमारी लास्ट थ्योरी है ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी, ठीक है ना। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब कि जो हमारे जो लीडर्स होते हैं
जो कि बहुत ही कोई चेंज लाना चाहते हैं या बहुत इंस्पायर लोगों को करते हैं, ठीक है ना, और जिसमें एक कैरिज्मा होता है, इसमें एक अलग क्वालिटी होती है, ठीक है ना। बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप में बी फाउंड एट ऑल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैनेजर हो वही ट्रांसफॉर्मेशन लीडर हो। मे बी कोई एम्प्लॉय हो जो कि कोई ऐसा एक काम कर जाए जो कि आपका पूरा आपका एक चेंज हो जाए, आपका कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसमें चेंज हो जाओ, पूरा जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो सडनली कहीं से कोई आ जाए और आपको एक आइडिया दे, ठीक है ना। तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स जो हैं वो दे आर विजनरी, इंस्पायरिंग, डेयरिंग, रिस्क टेकर्स, थॉटफुल थिंकर्स, ठीक है ना। तो मैं एक आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ इसमें, जो हमारे हमने पढ़ा था, जो हमारे हेनरी फेयोल थे, ही वॉज एन इंजीनियर। जब मैं पढ़ा रहा था आपको तो मैंने बताया था आपको कि ही वॉज एन जूनियर इंजीनियर थे वो, ठीक है ना। बट उनमें एक अलग क्वालिटी थी जो कि उन्हें टॉप लेवल, बहुत शॉर्ट टर्म में टॉप लेवल तक ले गई। क्यों ले गई? क्योंकि उनकी कुछ अलग सोच थी, अलग तरीके से वो सोचते थे। उन्होंने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि जो उनकी जो कोल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट थी वो गड्ढे में जा रही थी, ठीक है ना, वो बैंकरप्सी की तरफ जा रही थी। बट उन्होंने कुछ ऐसे इंस्पिरेशनल, कुछ अलग तरह के उन्होंने एक चेंज लाया जो कि उनको अलग से उन्होंने किया, और वो यूनिट जो है बैंकरप्सी से बाहर आ गई और ग्रो करने लगी। एंड एट द एंड वो जो है ही वॉज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है ना। तो ये आप समझ सकते हो कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल होते हैं वो कोई भी हो सकता है। ही कैन बी अ लीडर जो कि कैन अराइज फ्रॉम नोवेयर, ठीक है ना। कोई उसका एक फॉर्मेट नहीं, कोई कहीं से कोई ऐसा नहीं है कि जो मैनेजर होगा वही होगा, बट इट कैन बी एनीबडी, ठीक है ना। अब इसमें 4 फैक्टर्स हैं। तो अ ट्रांसफॉर्मेशन लीडर मस्ट एग्जिबिट द फॉलोइंग 4 फैक्टर्स। पहले तो आपका इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। द फाउंडेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लीडरशिप इज द प्रमोशन ऑफ कंसिस्टेंट विजन, मिशन एंड अ सेट ऑफ वैल्यूज टू मेंबर्स। देयर विजन इज सो कंपेलिंग दैट दे नो व्हाट दे वांट फ्रॉम एवरी इंटरैक्शन। तो मतलब कि एक उनको पता है कि उनका मिशन क्या है। एक बड़ा थॉट होता है, एक बड़ा गोल होता है उनका। ट्रांसफॉर्मेशन जो होते हैं वो बड़ा सोचते हैं, आगे की सोचते हैं। छोटे ऑब्जेक्टिव्स पे उनका बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं होता है। दे हैव अ विजन ऑफ देयर ओन, और वो उस तरह से वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका होता है इंस्पिरेशनल मोटिवेशन। फिर नेक्स्ट है आपका इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन। इसमें क्या है? सच लीडर्स एनकरेज देयर फॉलोअर्स टू बी इनोवेटिव एंड क्रिएटिव, एंड दे encourage new ideas from their followers and never criticize them publicly for the mistakes committed by them। देखिए इंटेलेक्चुअल सिमुलेशन मतलब कि वो रिस्पेक्ट करते हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज सम और द अदर क्रिएटिविटी और इनोवेशन। ये वो सोचते हैं कि आपका जो आइडियाज़ होते हैं, जो आपको हो सकता है कि बंदे जो आपके नीचे काम करते हैं वो आपको आइडियाज़ दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई टॉप लेवल का ही बंदा दे सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट एवरीबडी कैन कंट्रीब्यूट एंड एवरीबडी हैज़ सम काइंड ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो ये न्यू आइडियाज़ को आपको इनिशिएट करने की वो प्रोत्साहन देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, और आपको कभी पब्लिकली क्रिटिसाइज़ नहीं करते, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि पब्लिकली आप किसी को अगर क्रिटिसाइज़ करते हो तो दैट शोज़ दैट यू आर नॉट अ गुड लीडर। वाई? बिकॉज पब्लिकली दे फील अशेम्ड एंड दे फील ह्यूमिलिएटेड। और हर इंसान जो है अपनी गलती, हर इंसान गलती करता है, बट आप उसको अगर पब्लिकली ह्यूमिलिएट करोगे तो वो कहीं ना कहीं उसको एक डिमोटिवेशन आ जाता है, और वो एक ह्यूमिलिएशन कहीं ना कहीं उसको मिलता है, ठीक है। तो ये इन चीज़ों को नहीं करते हैं। फिर आइडियलाइज इन्फ्लुएंस। दे बिलीव इन द फिलॉसफी दैट अ लीडर कैन इन्फ्लुएंस फॉलोअर्स ओनली व्हेन प्रैक्टिसेस
what he preaches। इसका मतलब है कि जो आप कहते हैं वही करते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ें जो है बोल ही रहे हैं, आप ना खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन खाली प्रवचन दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको भी वही करना है जो आप कह रहे हो, ठीक है ना। तो आइडियलाइज इन्फ्लुएंस मतलब कि फॉलोअर जो है वो आपको देख के आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप ही कर रहे हो, ठीक है ना, आप नहीं कर रहे हो दूसरों को बोल रहे हो, तो ये गलत तरह की इन्फ्लुएंस है लोगों पे। उसके बाद आता है इंडिविजुअलाइज्ड consideration। Leader acts as a mentor to their followers and reward them for creativity and innovation। The followers are treated differently according to their talents and knowledge। ये कह रहे हैं कि individualized consideration, हर बंदे को ये इंडिविजुअल समझते हैं, ठीक है ना, कोई भीड़ का हिस्सा नहीं है। एवरी गाय इज इंडिविजुअल और इंडिविजुअली वो उनको जो है उनको वैसे ट्रीट करते हैं। तो दे फील दैट दे आर ऑल्सो बीइंग कंसिडर्ड, उनको भी देखा जा रहा है भीड़ में, ठीक है ना, उनको भी समझा जा रहा है, उनको भी उनका भी कंसर्न है लोगों को। सो ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी कहती है कि ये 4 फैक्टर्स जो हैं वो डिसाइड करते हैं कि आपकी जो लीडरशिप है वो ट्रांसफॉर्मेशनल होगी या नहीं, ठीक है ना। सो ये हमारी कुछ थ्योरीज थी जो कि हमने पढ़ी आज। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अपने बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाने की कोशिश की है इजी लैंग्वेज में। फिर भी आपको कुछ अगर इसमें क्वेरी है तो आप बिल्कुल कमेंट में हमें बता सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो।